बच्चों नमस्कार। आप सभी का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों जैसे कि मैंने अपने 30 प्रश्नों को अपने पूर्व 2 वीडियो के माध्यम से हल करा दिया गया था, तो आज हम उसी के आगे अपने प्रश्नों को पढ़ते हैं तथा इन सभी प्रश्नों को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और इसके बारे में सीखेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो अब हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि, मेरा प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, विटामिन की कमी की वजह से होता है, या फिर श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है, विटामिन की अधिकता से होता है, विटामिन की अधिकता से होता है, तीसरा ऑप्शन हो गया। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो क्या है, प्रोटीन की अधिकता से होता है। तो बच्चों जो ल्यूकेमिया होता है एक प्रकार का मानव रोग है, ये जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का क्या होता है, कैंसर होता है। तो हमारा दूसरा जो विकल्प है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग ल्यूकेमिया के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो ल्यूकेमिया होता है वो क्या होता है, WBC की मात्रा अत्यधिक रूप से बढ़ जाने के कारण ल्यूकेमिया नामक रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो और यह एक प्रकार का क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। जो ल्यूकेमिया होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है, जिसमें शरीर में WBC की संख्या क्या हो जाती है, असामान्य रूप से बढ़ जाती है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, हमारे फेफड़ों में लगभग कितनी कोशिकाएं होती हैं, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, और जो चौथा है वो क्या है, 400 मिलियन। तो बच्चों जो हमारे फेफड़ों में लगभग कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं 300 मिलियन। अतः हमारा जो तीसरा विकल्प है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित करते हैं। कहने का मतलब हमारा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो है वो क्या, अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित यानी कि बदल देते हैं। तो जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में क्या करते हैं, बदल देते हैं। अतः जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी के बारे में हम और भी जान लेते हैं। जो क्षार होता है बच्चों वो क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को, किसको, लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में क्या करते हैं, बदल देते हैं, यानी कि परिवर्तित कर देते हैं। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रकृति हमेशा क्या होता है, ऊष्मा शोषी होता है। वो ऐसी कौन सी प्रतिक्रिया है जो रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है क्या है, विस्थापन प्रतिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है संयोजन प्रतिक्रिया, जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, दहन प्रतिक्रिया, और जो चौथा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, अपघटन प्रतिक्रिया। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा चौथा, यानी कि जो डी ऑप्शन है अपघटन प्रतिक्रिया, वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। वे अभिक्रिया, हमारी बातों को सुनिएगा, वे अभिक्रिया जिससे ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। तथा जितने भी प्रकार के अपघटन प्रतिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया होती हैं वो सभी क्या होती हैं, ऊष्मा शोषी होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, ऊष्मा शोषी होती हैं। ओके, अब हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोनाइड वर्णक
किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोनाइड वर्णक किस के कारण उपस्थिति के कारण होता है। तो बच्चों जो हमारा ऑप्शन दिया गया है वो है पहला क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीन, तीसरा है ज़ैंथोफिल और जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है, एंथोसाइनिन। तो बच्चों हमारा जो चौथा ऑप्शन है क्या है, एंथोसाइनिन। जो हमारा एंथोसाइनिन है इसी की उपस्थिति के कारण पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोनाइड वर्णक किसके कारण, एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। इसमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो कि कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, वो भी कब, सबसे पहले। तो बच्चों हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, प्लूटोनियम, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है टेक्नीशियम और जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमारा जो यहाँ पे दिया गया है तीसरा ऑप्शन क्या, टेक्नीशियम, यही ऐसा तत्व है जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। अब हम थोड़ा सा टेक्नीशियम के बारे में भी जान लेते हैं कि ये क्या होता है। जो टेक्नीशियम होता है बच्चों वह क्या है, रासायनिक तत्व है, वह एक रासायनिक तत्व है तथा इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, 43। टेक्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 43 होता है तथा जो टेक्नीशियम है कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है। इसे सन 1900 कितने में, 1937 ईस्वी में। तो बच्चों सन 1937 ईस्वी में इस तत्व का सर्वप्रथम क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्यों। हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है। तो जो हमारा ऑप्शन दिया गया उसको देख लेते हैं पहले। ऑप्शन हमारा क्या है, यह छोटे कणों से बना होता है। जो दूसरा ऑप्शन है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है। तीसरा हो गया, प्रकाश अपने चारों ओर से परिवर्तित होता है। और जो चौथा ऑप्शन क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यानी कि जो उसका वेवलेंथ होता है वो बहुत छोटा होता है। तो बच्चों हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि जो तरंगदैर्घ्य होता है इसे हम किससे लिखते हैं, लैम्डा से लिखते हैं। तो जो हमारा प्रश्न है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्यों, वो इसलिए क्योंकि जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यानी कि जो उसका वेव लेंथ होता है उसका जो लैम्डा है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो बच्चों आज हम लोग प्रकाश के बारे में भी जान लेते हैं। जो प्रकाश होता है इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा जो प्रकाश चलती है वह विकिरण के रूप में चलती है। किसके रूप में चलती है, विकिरण के रूप में चलती है। तथा ये जो प्रकाश होता है इसमें दो प्रकार के गुण, जैसे कौन कौन से, एक परावर्तन और दूसरा क्या है, अपवर्तन। प्रकाश में परावर्तन व अपवर्तन के गुण पाए जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, डी वाला। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होने के कारण प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई देता है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है। तो ऐसा कौन सा गैस है जिसमें तीखी गंध होती है, तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो अमोनिया है वो पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा हो गया ऑक्सीजन और जो चौथा है वो क्या है, हाइड्रोजन। तो बच्चों जो हमारा यहाँ पे क्या, पहला ऑप्शन
अमोनिया, जो अमोनिया है ये अमोनिया गैस ही होता है जिसमें एक क्या होती है, तीखी गंध होती है। अब हम लोग अमोनिया के बारे में भी थोड़ा सा क्या करते हैं, जान लेते हैं। तो अमोनिया को हम लोग किससे दिखाते हैं, जो अमोनिया है उसे हम लोग NH3, अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, NH3 होता है। तथा अमोनिया की खोज जोसेफ ने, किसने, जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। अमोनिया की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। यह नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक होता है। जो अमोनिया होता है बच्चों वो क्या होता है, नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख अकार्बनिक यौगिक होता है। यह अपने विशेष तीक्ष्ण गंध का मतलब तीखी गंध, ठीक है। तो अमोनिया का जो तीक्ष्ण गंध होता है इसी के कारण हम इसको क्या आसानी से पहचान सकते हैं, आसानी से क्या करते हैं, पहचान सकते हैं। और बच्चों ये भी है जो अमोनिया होता है वो बर्फ़ बनाने के कारखानों में, किसमें, बर्फ़ बनाने के कारखानों में इसका प्रयोग परिशीतकों के रूप में किया जाता है। ओके बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न है, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है एलम, दूसरा हो गया सिरका, तीसरा हो गया बेकिंग सोडा और जो चौथा है वो क्या है, टार्ट्रिक एसिड या टार्ट्रिक अम्ल। तो बच्चों जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो पहला यानी कि एलम। जो एलम होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिटकरी भी कहते हैं। एलम को ही क्या कहा जाता है, फिटकरी कहा जाता है। तो फिटकरी का प्रयोग वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है, यानी कि जो एलम होता है उसका प्रयोग कब किया जाता है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। ओके, इसका प्रयोग रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, रक्त प्रवाह को, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एलम की। ओके, जो एलम होता है वो रक्त प्रवाह को रोकने के लिए तथा फोटोग्राफी फिल्म बनाने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो पहला क्या, एलम, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, हमारे दांतों का इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का या फिर कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का और या फिर कैल्शियम ऑक्साइड का। तो बच्चों जो हमारे दांत का इनेमल होता है वो किसके कारण से बना होता है। तो बच्चों हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है क्या है, पहला कैल्शियम फास्फेट। हमारे दांतों का जो इनेमल होता है वो कैल्शियम फास्फेट के द्वारा बना होता है। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या है। जो दांतों के ऊपर पतली परत होती है, किसके, दांतों के ऊपर जो पतली परत होती है वह क्या होता है, इनेमल। ठीक है बच्चों, जो दांतों के ऊपर एक पतली सी परत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। इनेमल जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जो इनेमल होता है बच्चों वो क्या, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। यह मानव का सबसे कठोर तत्व होता है। क्या होता है, यह मानव का सबसे कठोर तत्व होता है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, जो हमारा बच्चों अगला प्रश्न है वो है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का कारण नहीं होता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो यहाँ पे प्रश्न है क्या है, वातावरण में
कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का कारण नहीं होता है। तो यहाँ पे किस चीज़ के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का कारण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से, दूसरा हो गया वाहनों की संख्या में वृद्धि से, तीसरा हो गया वनों की कटाई से, और जो चौथा हो गया वो क्या है, सौर हीटरों के अधिक इस्तेमाल से। तो बच्चों जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, चौथा, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है सौर हीटरों के अधिक इस्तेमाल से। ठीक है, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो वृद्धि का कारण नहीं होता है वो क्या है, चौथा ऑप्शन। ठीक है, और जो यहाँ के 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जीवाश्म ईंधन के अधिक इस्तेमाल से, वाहनों की संख्या में वृद्धि से, वनों की कटाई से, इन तीनों ऑप्शन से क्या होता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? ऑप्शन दिया गया है हाइपोडर्मिस, दूसरा है डर्मिस, तीसरा है एपिडर्मिस, और जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो है तीसरा, यानी कि एपिडर्मिस ही है जो मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। यह मानव का क्या होता है, यह मानव त्वचा का सबसे बाहरी परत होता है। क्या होता है बच्चों, बाहरी परत होता है, जिसमें ऊपरी सतह में डेड सेल यानी मृत कोशिकाएं, डेड सेल का मतलब मृत कोशिकाएं होती हैं, और नीचे जो इसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं इसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है? क्या होता है चूना पत्थर का रासायनिक नाम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है बच्चों वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला क्या होता है, CaCO3। किसका फार्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट का। इसे हम किसके नाम से भी जानते हैं, चूना पत्थर के नाम से भी। ओके, तब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो ये क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सोशल इंसेक्ट नहीं है? क्या नहीं है, सोशल इंसेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है दीमक, दूसरा है मधुमक्खी, तीसरा है चींटी, और चौथा क्या है, झींगुर। तो बच्चों जो झींगुर होता है वो सोशल इंसेक्ट नहीं है। तो ये अतः यहाँ पे हमारा जो चौथा ऑप्शन है क्या, झींगुर, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य के एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो बच्चों जो यहाँ पे हमारा प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य के एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हीमोफीलिया, दूसरा है चेचक, तीसरा है रेबीज, और चौथा क्या है, कैंसर। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, रेबीज, यानी कि जो तीसरा आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है रेबीज वो क्या होगा, सही हो जाएगा। रेबीज को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया, किससे, हाइवोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात जो रेबीज होता है इसको हम लोग किससे भी जान सकते हैं, हाइड्रोफोबिया के नाम से। या तथा जो रेबीज होता है वह एक विषाणु
जनित रोग होता है। विषाणु जनित रोग होता है। तो बच्चों आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।